देहरादून का अंतर्राष्ट्रीय विशाल बस अड्डा। लगभग आधी रात का समय। बस अड्डे पर इक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी। बस अड्डे पर एक गार्ड इधर उधर गश्त लगाते हुए घूम रहा था। उसे बस स्टैंड के एक अंधेरे किनारे पर जैसे किसी व्यक्ति की लाश सी दिखाई पड़ती है। गार्ड चौंकता है और पास जाकर देखता है तो सचमुच वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसकी उम्र कोई 16 साल के आसपास मालूम पड़ रही थी। गार्ड आनन फानन में बाल कल्याण समिति को सूचना देने की बात सोचता है और बाल कल्याण समिति के नंबर 1098 पर फोन लगाकर सूचना दे देता है कि अमुक बस स्टैंड पर लगभग 16 साल की लड़की की एक लाश सी पड़ी हुई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। लड़की के लाश की निरीक्षण करते हैं। वह जैसे खून से लथपथ थी। कमेटी को यह समझते देर नहीं लगी कि हो न हो इस बस अड्डे पर भी कोलकाता कांड को अंजाम दे दिया गया हो। परंतु बारीकी से निरीक्षण करने पर यह पता चलता है कि जिसे अभी तक लाश समझा जा रहा था, उस पड़ी हुई लड़की की सांसें जैसे धीमी धीमी चल सी रही हैं। बिना एक पल गंवाए कमेटी वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तुरंत घटना स्थल पर पुलिस भी आ जाती है। उस कोमा में पड़ी लड़की को लेकर अस्पताल में भर्ती कराती है। डॉक्टरों के द्वारा आपराधिक नजरिए से उसकी जांच भी की जाती है और पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर लिया जाता है। फिर उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। 3 दिन बाद उस लड़की को होश आता है। जब लड़की कुछ स्वस्थ महसूस करने लगती है तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करने का प्रयास करते हैं, परंतु पुलिस वालों को देखते हुए लड़की भयभीत सी हो जाती है और डर से कांपने लगती है और अपने बैग के साथ जैसे चिपक सी जाती है और खूब रोने लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाती। इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ है आप सभी को जागरूक करना है, जिससे आप इस तरह के हादसों से अपने आप को बचा सकें। आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, परंतु इस वीडियो को एक लाइक देकर इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनिए। बढ़ते हैं पुनः क्राइम केस की ओर। घटना स्थल पर जिस तरह की स्थिति में उस लड़की को पाया गया था, उससे अब तक सभी को पता चल चुका था कि इस बच्ची के साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया है। अब पुलिस के पास 2 ही प्रश्न चिन्ह थे। एक तो इस लड़की के साथ किन किन लोगों ने इस तरह के घिनौने कुकृत्य को अंजाम दिया है और उन्हें पकड़ा कैसे जाए, उन्हें सजा कैसे दिलाया जाए। दूसरी बात यह कि यह लड़की कहाँ की है, यह कहाँ से आई है। उसके पास कोई आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुए जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। पुलिस ने इस लड़की की स्थिति को देखते हुए उचित समझा कि उसके पास केवल महिला पुलिस को ही रखा जाए और पूछताछ भी महिला पुलिस ही करें। यह सोचकर सभी पुरुष पुलिसकर्मी वहां से चले जाते हैं। वहां पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही बचते हैं और बच्ची को भला फुसला कर दिलासा देकर पूछताछ करने का प्रयास करते हैं। पूछताछ में बच्ची बड़े मुश्किल से बता पाती है कि लगभग 4-5 भिन्न भिन्न लोगों ने उसके साथ बस के अंदर घंटों तक गलत काम किया है। वह चीखती चिल्लाती रही, पर उसकी चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, बल्कि जो भी व्यक्ति चीख पुकार सुन रहा था, सुनकर वह भी आ जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। इसी तरह से कई लोग आए और उसके साथ बर्बरता के साथ गलत कर्म किए। फिर कुछ समय बाद कई लोग बस के अंदर ही उसका गला दबाने लगे। इसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर को अपने बयान में बताया। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि दरिंदों ने पहले तो इस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कृत्य किया, फिर उसके बाद सबूत मिटाने के लिए इस बच्ची की हत्या करने का प्रयास भी किया। हो सकता है कि उन्हें एहसास हो गया हो कि अब यह मर चुकी है, या हत्या करने का प्रयास करते समय कोई व्यक्ति उस तरफ आ रहा हो, उनकी इस कृत्य की भनक उसे लग जाने के जोखिम पैदा हो गया हो। तब आताताइयों को लगा हो कि लोगों को उनके इस कृत्य की जानकारी हो जाएगी और बुरी तरह से वे फंस जाएंगे और उन्हें भी निर्भया कांड के अभियुक्तों की तरह फांसी दे दी जाएगी। अतः डरते सहमते हुए उसे वे बस अड्डे के अंधेरे से किनारे पर उसी हालात में रखकर भाग निकले हों। चूंकि वक्त आधी रात का था, इसलिए बस अड्डे पर अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं थी, इसलिए इस कांड का पता किसी को भी नहीं चल पाया। उस लड़की के स्वस्थ हो जाने के बाद उस लड़की को पुलिस बाल कल्याण समिति को सौंप देती है और अपराधियों को पकड़ने में जुट जाती है।
सबसे पहले पुलिस का दिमाग उस बस अड्डे में लगे सीसीटीवी कैमरा की ओर जाता है। जब पुलिस बस स्टैंड में निरीक्षण करती है तो पुलिस को बस अड्डे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे दिखाई पड़ते हैं। कैमरे को देखकर जैसे पुलिस को एक नई आशा की किरण नजर आने लगती है। जब पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो उन्हें कई फुटेज मिलते हैं। उन फुटेज में दिखाई पड़ता है कि रात का समय तो था ही, रात्रि के समय लोगों की भीड़ भी दिखाई नहीं पड़ती, बस कुछ ही लोगों के आने जाने की छवि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ती है। उन फुटेज में एक फुटेज ऐसा भी मिलता है जिसमें वह लड़की एक जगह पर परेशान होकर बैठ सी जाती है और एक व्यक्ति उसके पास बार बार आता है, फिर वह लौट जाता है। कई बार ऐसा करने के बाद एक बार वह आता है और लड़की से कुछ बातें करता है, तब वह लड़की उठकर बस के अंदर दाखिल हो जाती है। कुछ समय तक वह व्यक्ति इधर उधर देखता झांकता है। उस व्यक्ति के कंधे में एक छोटा सा बैग लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी बस का कंडक्टर हो। फिर कुछ मिनट के बाद वह व्यक्ति बस के अंदर दाखिल हो जाता है। करीब 10 मिनट के बाद वह बस से बाहर निकल आता है, परंतु वह बच्ची उस बस से बाहर नहीं निकलती। फिर कुछ मिनटों में एक व्यक्ति उस बस के अंदर पुनः दाखिल होता है और वह भी कुछ समय के बाद बाहर निकल आता है। इसके बाद 3 व्यक्ति और भी बस के अंदर दाखिल होते हैं। फिर वे लगभग 20-30 मिनट के बाद बस से बाहर निकल कर आते हैं, परंतु वह बच्ची के निकलने का कोई पता नहीं चलता। फिर कुछ समय के बाद वह बस वहाँ से धीरे धीरे चलती है और बस अड्डे के किनारे अंधेरे पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर एक लड़की को बस से निकाल कर किनारे पर जमीन में रख दिया जाता है। फिर वह बस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जब पुलिस इस फुटेज को लेकर उस लड़की को दिखाती है तो वह लड़की अचानक बेहद डर जाती है और कांपने लगती है। वह अपने साथ लिए बैग के साथ चिपक जाती है। महिला पुलिस उसे दिलासा देते हैं कि बेटी, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वे दरिंदे यहाँ नहीं आ सकते, बस सिर्फ तुम इतना बता दो कि क्या तुम इन लोगों को पहचानते हो। बहुत धीरज बंधाने के बाद लड़की ने बताया कि वह उन्हें पहचानती है, इन्हीं लोगों ने बस के अंदर उसके साथ बहुत बुरा काम किया है। फिर पुलिस उन फुटेज को लेकर उन लोगों के फोटोग्राफ तैयार करवाती है और उन फोटोज को लेकर बस स्टैंड, दुकानों आदि पर लगवा देती है। इसके बाद लोगों से पूछना शुरू कर देती है कि क्या वे इन लोगों को जानते हैं। तब वे लोग बताते हैं कि इनमें से 2 कंडक्टर हैं, 2 बस चालक हैं और एक कैशियर है जो बस अड्डे में कैश जमा करता है। इतनी जानकारी मिलने के बाद 2-1 दिन के प्रयास से पुलिस 5 अभियुक्तों को धर दबोचती है और आवश्यक कार्रवाई करके इन्हें जेल भेज देती है। अब शायद आप इन अभियुक्तों के नाम भी जानना चाहेंगे। इन 5 अभियुक्तों में से एक का नाम है धर्मेंद्र कुमार, उम्र 32 साल, जो कि हरिद्वार जिले के बंजारा गांव का रहने वाला है। तीसरा उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के नवाबगंज के सीला गांव का रहने वाला रवि कुमार है। साथ ही हरिद्वार के बंजारा गांव का ही रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल है, और एक देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार है। इसके बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है और कहती है कि तुम लोग हमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो वे व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वे सब कुछ बक देते हैं। उनके बयान के बाद जो कहानी निकल कर आई उसे सुनकर शायद आपका खून खौल उठेगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वह वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहां जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस ISBT में सैकड़ों नहीं हजारों बस खड़ी रहती है और अलग अलग दिशा में अलग अलग शहरों में जाती है। इसलिए वह लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए मैं किस बस में बैठूं। लेकिन वहां लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी, दरअसल वह भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, यह जो सामने बस खड़ी हुई है, तुम इस बस में जाकर बैठ जाओ। वह बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी थी, यानी कि वह पटियाला जाने वाला बस नहीं था। यहीं से उस लड़की के साथ धोखाधड़ी करना प्रारंभ कर दिया जाता है। उस लड़की को झांसा देकर देहरादून वाले बस में बैठा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमको किराया भी नहीं देना पड़ेगा,
जब तुम्हारा स्टॉप आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहाँ उतर जाना। उसके बाद धीरे धीरे बस वहाँ से चलना प्रारंभ कर देता है। फिर वह बस रात के करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टॉप पर जाकर रुक जाता है। क्योंकि देहरादून ही उस बस की आखिरी स्टॉप थी, इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं। तो वह लड़की वहां से उस बस पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वह बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाला बस थोड़ी देर के बाद आ जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो। इसके बाद वे दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली के कश्मीरी गेट से अपने गाड़ी में बिठाकर यहाँ तक लाए थे और जिसकी उम्र अभी मात्र 16 साल के आसपास थी, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेकर चले जाते हैं। फिर उसके शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट को छूने का प्रयास करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके साथ वे दोनों घिनौना कृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको मैं जुबान पे ला भी नहीं सकता। जो निर्भया के साथ हो रहा था सेम कांड उसके साथ करना प्रारंभ कर देते हैं। जब कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे तो वह बच्ची चीख चिल्ला रही थी। उसी समय पर ठीक उन्हीं के बराबर में एक बस और आकर खड़ी हो जाती है जो ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी। जब उस लड़की की चीखें वहां पहुंचती है तो उस गाड़ी के अंदर जो दो लोग कंडक्टर और ड्राइवर बैठे हुए थे, लड़की के चीख की आवाज़ सुनकर वे दोनों कुछ देर बाद उसी गाड़ी में आ जाते हैं और वहां पर वे देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई है और उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर वे दोनों भी उस बच्ची का मदद करने की बजाय उल्टा यह कहते हैं कि हम भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर पहले वाले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा कोई बात नहीं, आपको जो भी करना है करिए। और इसी तरह से लगभग 2 घंटे समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था, यानी वह चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से कुकृत्य कर रहे थे। इसके बाद उस गाड़ी का कंडक्टर जो उस लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वह कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं यह पैसे को कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वह कंडक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर ये तीनों हैवान ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के साथ लगातार दरिंदगी करते रहते हैं। उधर कंडक्टर जब कैशियर के पास जाता है और जो टिकट के पैसे उसने पैसेंजर यानी यात्रियों से कलेक्ट किए थे उन्हें जमा कराने की बात करता है, तब कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात लगभग 10:30 बजे के आसपास बस स्टॉप पर आ चुकी थी, फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद कैश जमा कराने क्यों आए हो और इतनी देरी तक तुम कहाँ थे? तब कंडक्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही मैं थोड़ी सी बिजी हो गया था। लेकिन जब कैशियर उससे तरह तरह के सवाल करने शुरू किए तो वह उसके सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आखिर में उसने सच बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो चल सकते हो। इसके बाद कैशियर भी उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 लोग ड्राइवर और कंडक्टर उसी लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे। जब दोनों की नज़र कैशियर पर पड़ती है तो वे लोग कैशियर को देखकर कहते हैं कि पहले साहब को जाने दो, हम लोग बाद में निपटारा कर लेंगे। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया, यानी कि उसने भी उसके साथ गंदा कृत्य किया। और इस तरह से पहले कंडक्टर फिर ड्राइवर, उनके पास जो गाड़ी खड़ी हुई थी ऋषिकेश से दिल्ली के लिए चलने वाली थी, उस पर भी बैठे ड्राइवर और कंडक्टर और आखिर में वह कैशियर, ये कुल मिलाकर 5 लोग बारी बारी से उस बच्ची के साथ सामूहिक कुकृत्य करते हैं। और जब वह लड़की चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो वे लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती? आगे जिस तरह से इस बच्ची के साथ इन आरोपियों ने किया था वह सभी चीज़ पुलिस को बता देते हैं और उन 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया जाता है। न्यायिक कार्रवाई पूर्ण होने पर क्या आप उम्मीद करते हैं कि इन्हें भी निर्भया कांड के दोषियों की तरह ही फांसी दी जाएगी? अब आप सोचिए कि यह घटना कोलकाता कांड के तर्ज पर ही घटित होती है, या हम यूं कहें कि निर्भया कांड का दूसरा संस्करण यही है। दोस्तों, नित्य ऐसे कांडों को घटित होते हुए देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अब लोगों को पुलिस व प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं रहा?
क्या अब बहन बेटियों को अकेले कहीं सफ़र में जाना सुरक्षित नहीं रह गया है, या बहन बेटियों को साथ लेकर यात्रा करना जोखिमपूर्ण हो गया है? आप इन बातों की समीक्षा स्वयं कर सकते हैं और ऐसे घृणित हरकतों से आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, यह भी आप सभी को सोचना होगा। तो आपका बड़ा भाई मिलता है किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।